बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर का वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी, जिसका नाम है हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ना यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ 3 टर्म्स बताऊँगा। ठीक है, वो जो 3 टर्म्स आप लोगों को बताने लगा ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें, आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी स्पेसिफिक हीट की। ठीक है जी, स्पेसिफिक हीट है, एक है मोलर स्पेसिफिक हीट और एक है हीट कैपेसिटी। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ना ये एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट है, मगर बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो सबसे पहले है जी स्पेसिफिक हीट। ठीक है जी, उसके बाद है मोलर स्पेसिफिक हीट और फिर आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ना ये जो 3 चीज़ें हैं इनमें से बारी बारी डिफरेंस करने से पहले देखें जी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। आप लोगों के पास बच्चों एक 1 kg सब्सटेंस है, एक 1 किलोग्राम सब्सटेंस है। ठीक है, आप लोगों ने इस 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है, आपने हीट देनी है, जारी बात है इसको हीट देनी पड़ेगी, डेल्टा क्यू आप लोगों ने हीट प्रोवाइड करनी है। तो किसी भी 1 किलोग्राम सब्सटेंस का आपने हीट प्रोवाइड करके उसका टेम्परेचर कितने केल्विन तक इंक्रीज करवाना है? अप टू 1 केल्विन इंक्रीज करवाना है। तो बच्चों, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। और बच्चों, इस स्पेसिफिक हीट का जो फाइनल फार्मूला होता है वो डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी होता है। कई लोग इसको Q ओवर एम डेल्टा टी भी लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, इसको Q ओवर एम डेल्टा टी भी लिखा गया है कई बुक्स में। तो ये है जी मोलर, ये है स्पेसिफिक हीट। और अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जाउल है, नीचे किलोग्राम होगा, साथ में केल्विन होगा, तो ये बन जाएगा जाउल पर केजी पर केल्विन, जिसको हम लोग ओपन करेंगे किलोग्राम, मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड पर ग्राम पर केजी पर केल्विन, ये बनेगा। तो बच्चों ये इसके टोटल आप लोगों के सामने एसआई यूनिट भी आ गए और बेस यूनिट भी आ गए। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को पता है जो किलोग्राम है ये तो इससे कट जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें ना, ये किलोग्राम है ना, ये से कट गया तो बच्चों आप लोगों के पास फाइनली ये भी बचेगा मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड पर केल्विन। तो याद रखना है बच्चों, ये इसका यूनिट है हीट कैपेसिटी का। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों ये थी यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। उसके बाद बच्चों आती है एक मोलर स्पेसिफिक हीट की टर्म। कौन सी टर्म आती है? मोलर स्पेसिफिक हीट। अब इसको देखते हैं बच्चों। याद रखना है आप लोगों के पास 1 मोल सब्सटेंस है। अब कितना है बच्चों? 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल गैस है। ठीक है, और आप लोगों ने इसको हीट प्रोवाइड करके, ठीक है, आप लोगों ने क्या काम करना है बच्चों? इसको हीट प्रोवाइड करनी है। अब आप लोग वो हीट डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट कर दें या क्यू से, तो आप लोगों ने इसको हीट प्रोवाइड की और इसका भी टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करना है। सपोज करें ये पहले 10 केल्विन था, आप लोगों ने उसको 11 केल्विन करना है बस। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। 1 मोल सब्सटेंस का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसे बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। बच्चों उसके आगे लफ्ज क्या आता है? मोलर का लफ्ज आता है। और इसका फाइनल फार्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर एन डेल्टा टी। या मैंने आपको बताया कई लोग इसको C इज इक्वल टू क्यू ओवर एन डेल्टा टी भी लिख देंगे। अब देखें वहां पर और यहां पर फर्क क्या था? वहां पर था मैस, यहां पर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में है ये फार्मूला। ठीक है, और बच्चों इसके यूनिट अब क्या बनेंगे? इसके यूनिट बनेंगे जाउल पर मोल पर केल्विन, जाउल पर मोल पर केल्विन। और इसको मैं क्या लिखूंगा? किलोग्राम, मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर सेकंड पर मोल पर केल्विन। तो लो जी बच्चों, ये अब इसके आगे यूनिट आप लोगों के सामने। अब मुझे बताएं, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं जी कि मोलर स्पेसिफिक हीट के यूनिट्स में कितने बेस यूनिट्स यूज हो रहे हैं, तो बच्चों याद रखना नंबर ऑफ बेस यूनिट्स, नंबर ऑफ बेस यूनिट्स। देखें क्या किलोग्राम बेस यूनिट है? यस।
क्या मीटर बेस यूनिट है? यस, सेकंड बेस यूनिट है, मोल बेस यूनिट है, टेम्परेचर बेस यूनिट है। तो याद रखना यहाँ पर टोटल 5 नंबर ऑफ बेस यूनिट इसके यूनिट्स में इंक्लूड है। 5 बेस यूनिट्स आर इंक्लूडेड। तो बच्चों ये आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि विच फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूड्स 5 बेस यूनिट्स इन इट्स एसआई यूनिट्स। ऑप्शन नीचे दिए होंगे, तो जहां पर कहीं पर मोलर स्पेसिफिक हीट नजर आ गया ना, चुप करके वहां पे आंसर लगा के आ जाना। लो जी बच्चों, ये थी अभी दो आप लोगों की हीट्स की बात हुई है, मोलर स्पेसिफिक हीट और अकेली स्पेसिफिक हीट की। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, एक टर्म आती है हीट कैपेसिटी की। किसकी आती है? हीट कैपेसिटी की। अब वो हीट कैपेसिटी क्या चीज है, तो डेफिनेशन इसकी लिखते हैं जी, हीट कैपेसिटी। फिर हम लोग अपनी असल टॉपिक की तरफ ही चलेंगे। हीट कैपेसिटी, अब ये क्या चीज है बच्चों? याद रखना इसकी डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी फॉर 1 Kelvin increase in temperature is called heat capacity। हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उसकी। अच्छा, अब इसका फाइनल फार्मूला क्या बनता है बच्चों? याद रखना है हीट कैपेसिटी का जो फार्मूला है वो बराबर होता है मास ऑफ द बॉडी। किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इधर गया, एंड स्पेसिफिक हीट। अब देखें स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब मास ऑफ द बॉडी और स्पेसिफिक हीट जो हम लोग पीछे पढ़ के आए, मुझे बताओ मास ऑफ द बॉडी क्या था? m, और स्पेसिफिक हीट का फाइनल फार्मूला क्या पड़ा था? डेल्टा क्यू ओवर m डेल्टा टी। हाँ जी, ये पढ़ा था बच्चों। तो बस मुझे ये बताएं, m से कट गया, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी ना बच गया आप लोगों के पास। और इसका मतलब है कि हीट कैपेसिटी के फाइनल फार्मूले में ना बच्चों m आ रहा है और ना ही नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है। यानी ये जो अकेला फैक्टर है ना डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, इस फैक्टर का नाम है हीट कैपेसिटी। और इसके यूनिट क्या बनेंगे? साफ नजर आ रहा है बच्चों, इसका यूनिट बनेगा जॉउल पर केल्विन। इसका यूनिट क्या बन जाएगा बच्चों? जॉउल पर केल्विन बन जाएगा। तो अब ये छोटी छोटी चीजें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। और मैं फिर ये भी कह सकता हूं जी, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू m इंटू सी। सी से मुराद वही मोलर, वो अपना स्पेसिफिक हीट, ठीक है ये। सो इफ यू आर गिवन स्पेसिफिक हीट एंड मास, यू कैन कैलकुलेट हीट कैपेसिटी। क्या ख्याल है? जस्ट मल्टीप्लाई द मास ऑफ द बॉडी एंड स्पेसिफिक हीट, यू विल गेट द हीट कैपेसिटी। लो बच्चों, ये आप लोगों के पास 3 टर्म्स आ गई हैं। अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे यहां पर स्पेसिफिक हीट को, ठीक है जी। स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट को ज्यादा डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा बात को मतलब आगे लेकर चलते हैं। देखें जी, आप लोगों ने याद रखना है स्पेसिफिक हीट। अब कुछ नोट हैं एमसीक्यूज की फॉर्म में से, एमसीक्यूज से इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है। पहले सबसे तो आप लोगों ने ये देखना है जी कि अगर मटेरियल्स, मैं लाइनें लिखता हूं कुछ, मटेरियल्स हैविंग लेस स्पेसिफिक हीट्स, मटेरियल हैविंग लेस स्पेसिफिक हीट will soon get heated or cooled। कहता है ऐसे मटेरियल्स जिनकी लेस स्पेसिफिक हीट होती है, मटेरियल्स हैविंग लेस स्पेसिफिक हीट विल सून गेट हीटेड और कूल्ड, वो जल्दी हीट या कूल हो जाते हैं। एंड द मटेरियल्स of high specific heat will take large time
इन हीटिंग और कूलिंग। लो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका कि ऐसे मटेरियल्स जिनकी स्पेसिफिक हीट जो होगी ना बच्चों वो कम होगी, मटेरियल्स हैविंग लेस स्पेसिफिक हीट विल गेट सून, ठीक है जी, विल सून गेट हीटेड और कोल्ड, वो जल्दी हीट या कूल हो जाएंगे, और जिनकी ज्यादा होगी वो ज्यादा देर से हीट या कूल होंगे। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट था आप लोगों के लिए। इसके बाद एक और पॉइंट याद रखना है बच्चों, वाटर हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट, वाटर हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट, वाटर हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट, ठीक है जी। एंड फॉर दिस रीजन, फॉर दिस रीजन, इसी रीजन की वजह से इट इज वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी। वाटर हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट, बच्चों वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लार्ज होती है। फॉर दिस रीजन इट इज वाइडली यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी, इसीलिए बच्चों ये वाटर को स्टोर करने में और उसकी एनर्जी को, थर्मल एनर्जी को कैरी करने में यूज होता है। ओके बच्चों, ये चीज आप लोगों की जहन नशीन हो जानी चाहिए। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि थोड़े से मतलब बच्चे को पता होने चाहिए। अब इसके बाद अगर हम लोग थोड़ी सी बात को आगे लेकर चलें, ठीक है, तो देखें आप लोगों ने अभी ये स्पेसिफिक हीट के फार्मूलाज पढ़े थे कुछ, ठीक है। अब एमसीक्यू सुनना जरा कैसे आते हैं। यहां से मैं आप लोगों से कहता हूं जी, चलो जी मुझे ये बताओ कि स्पेसिफिक हीट, एमसीक्यू सुना, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस when suddenly compressed is अल्फा ऑप्शन है 0, बीटा ऑप्शन है इन्फिनिटी, चार्ली ऑप्शन है 1, डेल्टा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। चलो जी बच्चों अब मुझे बताएं, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस व्हेन सडनली कंप्रेस्ड इज, हाँ जी बच्चों आपने स्पेसिफिक हीट, गैस की स्पेसिफिक हीट बतानी है जब गैस को सडनली कंप्रेस किया जाता है। एक बात याद रखनी है, व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड सडनली नो हीट इज सप्लाइड फ्रॉम द आउटसाइड, ऐसे ही है ना, यानी ये नो हीट इज सप्लाइड। आप लोग देखें व्हेन गैस इज सडनली कंप्रेस्ड, तो सडन एक्सपेंशन में बेसिकली ये एडियाबैटिक प्रोसेस आता है, इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस एक्चुअली। तो बच्चों याद रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस होने की वजह से हम लोग कहेंगे कि इसका क्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा जब आपका क्यू, क्योंकि हमने पढ़ा ना एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू 0 होता है। सो सडन एक्सपेंशन, ठीक है जी, सडन कंप्रेशन इज बेसिकली एन एडियाबैटिक प्रोसेस, और ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो इसमें क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मुझे बताएं C इज इक्वल टू क्या होता है। अब आप लोगों को पता है बच्चों जो C होता है वो Q/M डेल्टा T होता है। जब Q ही 0 हो गया तो 0 ओवर समथिंग बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो याद रखना है मोलर स्पेसिफिक हीट व्हेन गैस इज सडनली कंप्रेस्ड, ठीक है जी, इज 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। इसके बाद एक और छोटा सा एमसीक्यू आप लोगों के सामने आने लगा है बच्चों, ये देखना, व्हेन अ गैस इज हीटेड, व्हेन अ गैस इज heated such that डेल्टा T is equal to 0, यानी एक बन गया है कौन सा प्रोसेस बच्चों, ये बन गया है आइसोथर्मल प्रोसेस एक्चुअली। तो बच्चों बस कहानी खत्म होगी। अब मुझे बताओ जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस में भी C is equal to डेल्टा Q या Q/N डेल्टा T। बच्चों जब ये चीज ही इन्फिनिटी हो गई तो मुझे बताओ समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 नहीं होता, तो अब मोलर स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कुछ छोटे छोटे एमसीक्यूज हैं जो कि आप लोगों को इससे में से पता होने चाहिए अच्छे तरीके से। ठीक हो गया, तो इसको भी जरा नोट कर लें।
इसके बाद अब आप लोगों ने मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, इसको हम लोग जरा पढ़ते हैं। एक आखिरी पॉइंट भी इसका नोट कर लें, लार्ज इज द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। एक और पॉइंट है बच्चों, लार्ज इज क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है जी, एक सब्सटेंस की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी, लार्ज इज द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, हायर विल बी इट्स हीट कैपेसिटी, हायर विल बी इट्स हीट कैपेसिटी। तो बच्चों उसकी हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक हो गया जी। लो जी, ये था आपका छोटा छोटा एक खूबसूरत सा टॉपिक, ठीक है, जो कि अब खत्म हो चुका है। इसके बाद बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखें आगे नेक्स्ट जो आता है वो क्या है कि मोलर टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स ऑफ अ गैस, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट आप लोग क्या पढ़ते हैं, दो तरह की होती है। लो जी, मोलर स्पेसिफिक हीट दो तरह की है, नंबर 1, नंबर 2। एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और बच्चों दूसरी है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दो चीजें, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, बच्चों इसको रिप्रेजेंट करेंगे Cp इज इक्वल टू Q ओवर QP ओवर N डेल्टा T। इसी तरह Cv को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, QV ओवर N डेल्टा T। एक तो ये बात होगी। इसका मतलब ये हुआ फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल गैस की बात करें, किसकी बात करें बच्चों, फॉर 1 मोल गैस, तो याद रखना है 1 मोल के लिए Cp बराबर आ जाएगा QP ओवर डेल्टा T के, और QP किसके बराबर आ जाएगा, Cp डेल्टा T के। ये लो जी। इसी तरह 1 मोल के लिए Cv बराबर आ जाएगा QV ओवर डेल्टा T, तो यहां से QV किसके बराबर आ जाएगा, Cv डेल्टा T के। ये आ गया जी आप लोगों के पास। अब मुझे बताओ इसमें कोई मुश्किल चीज हो, एनी प्रॉब्लम, नो। अब ये QP भी आ गया और CV भी आ गया। एक तो ये फाइनल फार्मूला आप लोगों के पास आया, एक फाइनल फार्मूला आप लोगों के पास ये था। मतलब अगर Cp निकालना है तो ये, अगर QP निकालना है तो ये, इसी तरह अगर CV निकालना है तो ये, अगर QV निकालना है तो ये। ठीक हो गया। लो जी, बस ये ज़हन में रखना, ये उस वक्त यूज हो रहा है, यहाँ पर N आना है, मगर ये 1 मोल गैस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने 1 नहीं लिखा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आप लोगों ने वो पढ़ा हुआ है फाइनल फार्मूला, एक क्या नाम है अपना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था भला, अगर आप लोगों को याद हो, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अच्छा, अब मुझे बताओ, अगर मैं QP की बात करूं, कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं, तो मैं लिख सकता हूं, या इसको मैं डेल्टा Q की बजाय, मैंने आपको बताया डेल्टा Q, कई बुक्स डेल्टा Q, कई बुक्स Q लिखती हैं। आपने इससे परेशान नहीं होना किसी भी चीज से। ये देखो, तो QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W की जगह पर P डेल्टा V लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अच्छा, अब एक तो ये चीज आ गई। उसके बाद एक यहां से भी मैं लिख सकता हूं जी कि QV इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V है ना, तो मैं डेल्टा V की जगह पर 0 लिख देता हूँ। ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि कांस्टेंट वॉल्यूम होगा ना, आइसोकोरिक प्रोसेस, तो ये W होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, डेल्टा वॉल्यूम। जब मुझे बताओ वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम 0 नहीं हो जाएगा, यस। तो QV किसके बराबर आ गया, डेल्टा U के बराबर आ गया। और बच्चों QV कितना है आपका, QV तो आपने ऊपर पढ़ा है CV डेल्टा T। तो बच्चों याद रखना, ये CV डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ये डेल्टा U किसके बराबर आ गया, CV डेल्टा T के बराबर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इधर से मैं डेल्टा U निकाल लूं तो बच्चों वो किसके बराबर आएगा, QP कितना है, CP डेल्टा T माइनस P डेल्टा V।
ये लो, थोड़ा सा गौर करो, इधर डेल्टा यू किसके बराबर है, इधर डेल्टा यू बराबर है सी वी डेल्टा टी के, इधर डेल्टा यू किसके बराबर है, सी पी डेल्टा टी माइनस पी डेल्टा वी के बराबर आया है। ऐसा ही है कुछ, तो चलो जी शाबाश, इसको भी जरा नोट कर लो। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। अब ये रिलेशन आप लोगों के सामने है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है मेरा ख्याल है, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें ना, इसी डेल्टा यू को जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा ना सी वी डेल्टा टी के साथ, तो इस पी डेल्टा वी को आप लोग आर डेल्टा टी पुट करें तो उनका डिफरेंस लेंगे ना, तो आप लोगों के पास फाइनल पता क्या आएगा, आप लोगों के पास फाइनली आ जाएगा कि सी पी माइनस सी वी का डिफरेंस लेंगे तो वो आर के बराबर आएगा। ये लो, ऐसे ही है। ये सी पी माइनस सी वी, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना बच्चों, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर आता है। तो सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ठीक हो गया, सी पी माइनस सी वी किसके बराबर आता है, आर के बराबर आता होता है। इन दोनों का डिफरेंस लेने अगर आप लोग, तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो तो आर के बराबर है। और इसके अलावा इन दोनों की जो बच्चों रेशो होती है ना गैमा, वो बराबर होती है, इन दोनों की जो रेशो होती है गैमा, वो मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है जी, जो रेशो होती है Cp ओवर Cv की, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये दो रिलेशन अब आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अब आप लोगों ने इनको बड़े अच्छे तरीके से गौर से देखना है। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं आप लोगों को कहता हूं कि अभी आप लोगों ने पढ़ा जी सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है, इधर भी यही पढ़ा, दोबारा लिख देता हूं, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों ने क्या काम करना है, क्या आप लोगों को पता है कि अगर मैं यहां से सी पी निकालूं, देखें एक फाइनल फार्मूला गैमा इज इक्वल टू सी पी ओवर सी वी। अच्छा, अब यहां से ना मैंने दो काम करने हैं। क्या काम करना है, पहला मैं इधर से सी पी निकालता हूं, सी पी किसके बराबर आएगा, गैमा सी वी के। मैं इधर लिख देता हूं गैमा सी वी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, तो गैमा माइनस वन इंटू सी वी इज इक्वल टू आर, सो सी वी इज इक्वल टू आर ओवर गैमा माइनस वन। लो बच्चों, अगर आपको किसी भी गैस की मोलर स्पेसिफिक हीट गिवन हो, गैमा गिवन हो, तो आप लोग उसकी सी वी कैलकुलेट करेंगे शॉर्टकट फार्मूले से, आर ओवर गैमा माइनस वन। अगर इसी तरह इसी से, ठीक है, जिस तरह यहां से मैंने ये पुट किया है, अगर इसी में अब मैं यहां पर तो सी पी पुट किया था, अगर अब मैं यहां पर सी वी पुट कर दूं, तो बच्चों ये सी पी माइनस सी वी पुट करूंगा तो सी पी ओवर गैमा आएगा इज इक्वल टू आर। सी पी को कॉमन ले, वन माइनस वन ओवर गैमा इज इक्वल टू आर। तो बच्चों यहां से मुझे बताएं सी पी गैमा माइनस वन ओवर गैमा इज इक्वल टू आर। तो बच्चों मैं लिख सकता हूं ये गैमा को उधर ले जाए, गैमा आर ओवर गैमा माइनस वन। लो जी, आप लोगों के पास ये दो फाइनल फार्मूलाज आ चुके हैं। अब ये आगे यूज होने हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में, मतलब एमसीक्यूज के हवाले से। ठीक है, मगर उससे पहले मैं अब आप लोगों को एक छोटा सा नोट भी देने लगा हूं। ठीक है, ये आप लोग ज़हन में रखें, अगर आपको गैमा गिवन हो तो आप लोग किसी भी गैस की सीवी भी निकाल सकते हैं, किसी भी गैस की सीपी भी निकाल सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ आर आएगी वो। ठीक है ना, इफ यू आर गिवन गैमा यू कैन कैलकुलेट सीपी, इफ यू आर गिवन सीवी यू कैन कैलकुलेट सीवी। अब हम लोग एमसीक्यूज करते हैं कुछ, ठीक है जी, इन टॉपिक्स से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। और पहले सबसे ये ज़हन में रखें बच्चों, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, किसके लिए, मोनो एटॉमिक गैस, याद रखना बच्चों, मोनो एटॉमिक गैस के लिए जो CV होता है ये 3/2R होता है, और जो बच्चों CP होता है ये 5/2R होता है। इसी तरह मोनो एटॉमिक गैस, इसके बाद आप लोगों के पास आती है बच्चों एक डाई एटॉमिक गैस। कौन सी गैस आती है, डाई एटॉमिक गैस। ठीक है, वो किसके बराबर आती है बच्चों, ये CV, इसका ये तो कुछ मैं लिख रहा हूं, एक मैं आपको कहता हूं, जरा खुद भी कैलकुलेट करके दिखाना। CP इज इक्वल टू 7/2R। ठीक हो गया, ये आप लोगों के पास मोलर स्पेसिफिक हीट्स CP भी लिख दी है और मैंने CV भी लिख दी है। ठीक है, ये R आपको पता है ना 8.31 इंटू 10 जॉल पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक हो गया, चलो ये अब आप लोगों के पास मैंने लिखी है मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस और पॉली एटॉमिक गैस की नहीं लिखी, वो आप लोग खुद बताएंगे मुझे। पॉली
एटॉमिक गैस। अच्छा, देखें भाई ये आई कहां से है। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों की बच्चों जो टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है ना, तो उस टेक्स्ट बुक में आप लोगों का जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है, उसमें साइड पर ना, मतलब वहां पर उसने ये कुछ मोलर स्पेसिफिक हीट्स लिखी हुई है। गैमा की वैल्यूज आपकी टेक्स्ट बुक में बच्चों लिखी गई हैं। आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में से, ठीक है, उसकी वैल्यू याद रखनी है गैमा की, और वो वाली जो वैल्यूज है ना उनके हिसाब से, ठीक है, उनके हिसाब से आप लोगों ने ये सीपी और सीवी कैलकुलेट करने होते हैं। पहले इसको नोट कर लें, सीपी और सीवी को जल्दी जरा नोट कर लें। इन रिलेशंस को गौर से देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों को बहुत तंग करते हैं। हाँ जी, कर दिए इसको। लो बच्चों, ये जो मोनोएटॉमिक गैस होती है ना, इसके लिए गैमा ये एक्चुअली 1.67 होता है। जो डाईएटॉमिक गैस होती है इसके लिए गैमा जो होता है ना वो 1.40 होता है। और जो इसके लिए गैमा होता है ना बच्चों, वो याद रखना 1.29 होता है। अब आप लोगों ने ये देखें, ये सबका गैमा आ गया ना। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। मैं आपको, देखें, ये गैमा आपको पता है, ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं ये तीनों, ठीक है। अब मैं तरीका बताने लगा हूँ। आप लोग गैमा को इधर पुट करें, इधर पुट करें, सीपी और सीवी आ जाएंगे। इसी गैमा को इधर पुट करें, सीपी और सीवी आ जाएंगे। ये मैंने कैलकुलेट कर लिए थे, ये अब आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेना। इतनी तो अकल है आप लोगों में, मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने इतनी तो अकल दी हुई है कि गैमा यहां पर पुट करें और आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों? ओ भाई ठीक है, कर लोगे अब इसको। तो लो बच्चों, ये है अब आप लोगों का छोटा सा मतलब मोनोएटॉमिक गैस सीवी और मोनोएटॉमिक डाईएटॉमिक गैस की सीपी और सीवी, इसकी अब आप लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे माशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला ने आप लोगों को अकल दी हुई है। अच्छा, इसके बाद एक अब एमसीक्यू देखें। मैं आपको कहता हूं जी, फॉर अ सर्टेन गैस, क्वेश्चन लिखें अब, फॉर अ सर्टेन गैस द रेशो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स इज गिवन। the ratio of two specific heats is given to be gamma is equal to 1.5 for this gas alpha bravo charlie delta CV is equal to 3R, CP is equal to 3R, CV is equal to 5R, CP is equal to 5R। ये अब एक MCQ पेपर में आया बच्चों, मैंने ये MCQ देखा और अब उसने ये पूछा हुआ था। अब मेरी बात सुने, अब आप लोगों को गैमा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बच्चों? आप लोगों को गैमा दिया हुआ है। अब इस गैमा के साथ आप लोगों ने क्या निकालना है? हाँ जी, कैसे करेंगे इसको? ये देखें भी, इसका सॉल्यूशन बड़ा छोटा सा है और आसान सा है। आपको मैंने बताया कि CV और CP कैलकुलेट करने का शॉर्ट फार्मूला बताया था भी। बस मुझे ये बता दो बच्चों, जो CV होता है वो किसके बराबर होता है? R ओवर गैमा माइनस 1। और जो बच्चों CP होता है वो किसके बराबर होता है? गैमा R ओवर गैमा माइनस 1। ये 1.5 जो होता है ना एक्चुअली 3/2 होता है। अच्छा, मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, R ओवर 3/2 माइनस 1, तो बच्चों मुझे ये बताओ R ओवर, ठीक है जी, ये कितना बन जाएगा? 3/2 माइनस 1 अगर आप लोग करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2 ओवर 2, ठीक है जी, जो कि बन जाएगा दोबारा 1/5 0, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा CV इज इक्वल टू, आपका तो 2R आ रहा है, तो बच्चों आपका CV कितना आ रहा है? 2R। अच्छा, CP निकाल दो। CP इज इक्वल टू 3/2 R ओवर 3/2 माइनस 1।
तो ये 3/2 आर ऊपर ही रहा बच्चों, ये 3/2 -1 जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये इसे कट गया तो आपके पास तो 3r ही बच गया। इट मीन्स आपके पास CP कितना आ गया 3r। तो इस वक्त कौन सी ऑप्शन आपकी करेक्ट बन रही है फिर? तो CP = 3r। कितना टाइम लगा है? अच्छा अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अक्सर बच्चे कहते हैं सर जी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। इससे भी आसान तरीका है, देखें आप लोग क्या काम करें, अल्लाह ने आपको अकल दी है, आप चुप करके पता है आपको पता है CP की कैलकुलेशन में गैमा ऊपर भी आता है नीचे भी आता है, CV छोटा है। और यार आप लोग पहले CV निकाल लिए और निकाल लिए ना CV। अब मेरी बात सुनो, अब आपको पता है CV जल्दी आ जाएगा, CP - CV = R। तो CP किसके बराबर आ जाएगा? R + CV। तो बच्चों यहां से भी निकल सकता था, देखें CV 2R है, R ऑलरेडी इसमें ऐड कर दें, इसी में R ऐड कर दें, आपके पास CP आ जाएगा। तो आप लोग देख लें कौन सी ऑप्शन करेक्ट बनती थी, ये वाली बीटा ऑप्शन करेक्ट बनती थी। ठीक है, इसको करो जरा नोट जल्दी जल्दी जरा, हरी अप मिनट लगा के। लो बच्चों, एक MCQ मैंने पेपर में देखा, उसने लिखा था जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 स्पेसिफिक हीट्स। लो जी क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज 2 स्पेसिफिक हीट्स। ऑप्शंस गैसेस, बीटा ऑप्शन लिक्विड्स, चार दी ऑप्शन सॉलिड्स, डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स, ऑल ऑफ दीज। अब मेरी बात सुनो, अब अक्सर बच्चों के दिमाग में आएगा लो हम तो सारे CP और CV 2 पढ़ते हैं। बच्चों याद रखना फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स CP एंड CV आर नेग्लिजिबल। बच्चों लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए, किसके लिए? लिक्विड्स और सॉलिड्स के लिए CP और CV जो होते हैं ये नेग्लिजिबल होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के ऊपर होते हैं। पर याद रखना गैस हैज ओनली 2 स्पेसिफिक हीट्स। ये CP और CV जो होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए हैं, ठीक है ना। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो गैसेस हैज 2 स्पेसिफिक हीट्स। ओके चलो जी इसको कर लो शाबाश नोट। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर आपको यहाँ से ये भी पता होना चाहिए कि बच्चों जो CP होता है ना, जो CP है, CP इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन CV। बच्चों CP हमेशा CV से बड़ा ही हुआ करेगा। ये आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें देखें ना, क्योंकि गैमा = CP/CV है, गैमा कभी 1 से छोटा नहीं होगा, ठीक है। गैमा कैन नॉट बी लेस देन 1, ठीक है जी। गैमा कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि ये CP/CV की रेशियो है, तो CP हमेशा CV से बड़ा होगा, तो आंसर क्या होगा इसका? हमेशा बड़ा ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो CP - CV = R, तो CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV। इट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो वर्क वगैरह होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। लो जी इसको जरा करें नोट, हरी अब जल्दी जल्दी कर लें। एक और MCQ आया, नेक्स्ट MCQ बच्चों। क्वेश्चन है जी आप लोगों के पास, एज CP - CV = R, ठीक है बच्चों। शोज डैट, जो कि ये चीज शो करती है कि CP इज ग्रेटर देन CV। ऐसे ही है बच्चों। व्हाट इज ऑल्सो ट्रू, ये लो, व्हाट इज ऑल्सो ट्रू, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा, डेल्टा TP इज ग्रेटर देन डेल्टा TV।
डेल्टा यू पी इज ग्रेटर देन डेल्टा यू वी। फिर है जी बोथ ए एंड बी, और फिर आपके पास बच्चों डेल्टा ऑप्शन है डेल्टा यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू वी। लो जी, ये कितना अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कहते हैं जी कि सी पी माइनस सी वी जो है ना वो आर के बराबर है, और ये शो करता है कि सी पी ग्रेटर देन है सी वी से। तो बताओ जी अब इनमें से कौन सा ट्रू। और भाई मेरी बात सुनो, मैंने अभी बताया था सी पी, आपको पता है मोलर स्पेसिफिक हीट सी पी है या सी वी। इन दोनों केसेस में, इन बोथ केसेस सेम टेम्परेचर इज रेज्ड। मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने दोनों में मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो या मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो, क्या इन दोनों में 1 केल्विन टेम्परेचर राइज नहीं किया था? और भाई जब दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस सेम रखा है, मतलब उसमें भी 1 केल्विन बढ़ाया, इसमें भी 1 केल्विन बढ़ाया, तो बच्चों मेरी बात सुनो, अगर दोनों में सेम टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, इसका मतलब उनकी इंटरनल एनर्जी में भी सेम इंक्रीज आया है, तो उनकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी और वो एक दूसरे के बराबर होंगी। तो इसका आंसर है डेल्टा यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू वी। वेरी नाइस एमसीक्यू। तो ये भी आपका एमसीक्यू खत्म हो गया। और भाई इसका मतलब है सीपी और सीवी में जो इंटरनल एनर्जी वो कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि टेम्परेचर सेम राइज किया यार आप लोगों ने। जब टेम्परेचर को सेम राइज किया तो इंटरनल एनर्जी भी सेम राइज करेगी। जब इंटरनल एनर्जी सेम राइज करेगी इट मींस उनका जो चेंज होगा वो जीरो होगा, मतलब उनका चेंज कांस्टेंट होगा। ठीक हो गया। तो लो जी बच्चों, अब आप लोगों के पास ये छोटी छोटी बातें आ गई हैं, जल्दी कर लो इसको नोट। फिर एक और एमसीक्यू भी आप लोगों के सामने भी आने लगा है। हाँ जी, लो जी बच्चों, अब ना एक क्वेश्चन और लिखें, अगर तो ये लिख लिया है। देखिए क्वेश्चन है आप लोगों के पास, फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस द मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर specific heat at constant pressure divided by molar gas constant यानी R is equal to 2.5, 5.0, 1.5, 3.5। लो जी, ये एक और एमसीक्यू अब आप लोगों के सामने आ गया है। कहता है जी मोनोएटॉमिक गैस के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट टू एट कांस्टेंट प्रेशर यानी सीपी ओवर आर आप लोगों ने बताना है। आप लोगों ने क्या बताना है बच्चों? सीपी ओवर आर। लो जी, अब जरा यहां पर यानी आप लोगों ने CP ओवर R बताना है, जो कि क्या होगा? हाँ जी, अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों मेरी बात सुनिए। आप लोगों को भी मैंने एक शॉर्टकट बताया था फॉर मोनो एटॉमिक गैस। किसके लिए? और भाई इधर तो मैं बड़े आराम आराम से कर रहा हूं, पेपर में आराम आराम से नहीं करना, वहां पे आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई होती है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए CP ओवर CV किसके बराबर होता है? 1.67। ऐसे ही। अच्छा, क्या बच्चों मैं यहां से, ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, CP माइनस CV किसके बराबर होता है? CP माइनस CV तो R के बराबर होता है। अच्छा, अब जो CV यहां से आएगा वो तो साफ नजर आ रहा है बच्चों कि जो यहां से CV आएगा वो किसके बराबर आएगा? वो बराबर आ जाएगा CP ओवर 1.67, ठीक है जी, इज इक्वल टू R। थोड़ा सा गौर करो। और भाई CP ओवर CV ये होता है ना, तो ये CP माइनस CV होता है। मैंने CV की वैल्यू पुट कर दी CP ओवर 1.67। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये क्या बन जाएगा? अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें, CP को कॉमन ले लें,
1 माइनस 1.67 इज इक्वल टू आर, ये आ गया। अच्छा अब देखो जरा यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसका एलसीएम तो लेना आता होगा। देखो एलसीएम 1.67 माइनस 1 तो वो 0.67 बन जाएगा ओवर 1.67 इंटू आर इज इक्वल टू आर आ गया। क्या ख्याल है? तो सीपी ओवर आर किसके बराबर आ गया बच्चों? सीपी ओवर आर बराबर आ गया 1.67 ओवर 0.67, 1.67 ओवर 0.67। तो बच्चों ये आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 2.5। कितना टाइम लगा इस पे? कोई टाइम लगा हो? ओ भाई ये अब 1.67, ठीक है जी, ओवर 0.67, इसको अब कैसे कैलकुलेट करना है? देखें मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताऊं। आपको पता है कि 1.67 है ना, ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं 167 ओवर 100 लिख सकते हैं। अच्छा जो आपका 0.67 है इसको आप लोग लिख सकते हैं 67 ओवर 100, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बच्चों जब आप लोग 100 को 100 से काट देंगे 167 ओवर 67 अकेला बच गया। तो ये 67 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है, तो आपको पता है 67 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो इससे बड़ा नहीं बनता, वो तकरीबन 130 प्लस बनता है, क्योंकि 67 इंटू 2 करेंगे ना तो वो 130 प्लस बनेगा, यानी अप्रोक्स ये बनता है एग्जैक्टली कितना बनता है? 134 बनता है। तो आप लोग देखें 167 को 67 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर 2 से छोटा नहीं होगा और 3 से बड़ा भी नहीं होगा, ठीक है, तो वो 2 और 3 के दरमियान में होगा, तो वो 2 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा 2.5। वरना आपको पता है जो बचपन में आप लोगों ने डिवीजन का तरीका पढ़ा था वो अप्लाई कर देना अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बच गया होगा। तो ये है जी आप लोगों की छोटी छोटी चीज़ें जो कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। देखें अब मैं आपको ना वहाँ पर एक शॉर्टकट भी बता के आया था मोनोएटॉमिक गैस के लिए। देखो ज़रा मोनोएटॉमिक गैस के लिए CP ओवर R किसके बराबर होता है? 5/2। तो जिस बच्चे को तो वैसे ही याद है CP और CV उसके लिए तो टेंशन ही कोई नहीं है, वो तो यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं 5/2 जो कि 2.5 आ गया। पूरी कैलकुलेशन से बच गए आप लोग, सीधी सी बात है भाई। अगर कैलकुलेट करना पड़ जाए तो मैंने भी तरीका बताया था कि कैलकुलेट करके आए हैं इनके, आपने जब कैलकुलेट करने तो ये तो आपके लिए हलवा बन जाएगा। तो जिसने नहीं कैलकुलेट करना वो इनको कैलकुलेट करने के बाद जुबानी याद रख ले भाई। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जुबानी याद नहीं रहता, तो कोई बात नहीं, वो जुबानी याद ना रखें, वो इस तरीके से आराम सुकून से करें, किसी ने उनको कहा कि रटा मारे। तो लो जी ये है जी आपका। अब इसके बाद बस आखिरी MCQ। अब एक और कहता है जी इन फॉर हाइड्रोजन, क्वेश्चन सुनना जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। फॉर हाइड्रोजन CP माइनस CV इज इक्वल टू A एंड फॉर ऑक्सीजन CP माइनस CV इज इक्वल टू B। CP और CV आपको पता है यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के नाम है, अपना कांस्टेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर है, ठीक है, पर यूनिट मास के हिसाब से है। अब मैं आपको कहता हूं जी देन, ठीक है जी, अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा ऑप्शन सुने। A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू 16B, फिर उसके बाद B इज इक्वल टू 16A, उसके बाद A एंड B आर नॉट रिलेटेड। लो जी बच्चों आप लोगों के पास ये क्वेश्चन आया जी, इफ फॉर हाइड्रोजन CP माइनस CV इज इक्वल टू A, CP माइनस CV इज इक्वल टू B ऑक्सीजन के लिए, देन ये A और B के दरमियान में क्या रिलेशन होगा? कोई भी नहीं होगा, या B 16 टाइम्स A होगा, या A 16 टाइम्स B होगा, या A इज इक्वल टू B होगा। आप लोगों ने जो तो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ठीक है, इनको तो पता होगा, इन्होंने कई जगहों पर देखा भी होगा ऐसा खूबसूरत MCQ। चलो जी बच्चों बताओ जरा, अब ना मेरी एक बात जरा आप लोगों ने कान खोल के सुननी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इसके ना कई जगहों पर आंसर गलत लगे हुए हैं बच्चों। इसके लिए ना हम बच्चों को एक छोटा तरीका बताएं कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R नहीं आता एक्चुअली, ये हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो बच्चों याद रखना है आप लोगों ने CP माइनस CV इज इक्वल टू R/2 विच इज इक्वल टू A, ये पुट करना है, क्योंकि जो इसका मोलर मास है ना उसको डिवाइड कर देना है R से। ये एक्चुअली यहां पर होता है, मगर हम लोग अपनी बुक में कैलकुलेशन करते हैं 1 मोल गैस के लिए, इसलिए यहां पर कुछ भी नहीं लिखते हम लोग। जबकि ऑक्सीजन की अगर बात करें, अब ऑक्सीजन की अगर बात करें तो बच्चों ये ऑक्सीजन के लिए बन जाएगा
सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर ओवर इसका मोलर मास 32 है इज इक्वल टू बी। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, क्या अगर मैं यहाँ से लिखूँ इसको फर्दर तो ये r इज इक्वल टू ए बनेगा, ये r इज इक्वल टू 32 b बनेगा। यस, तो बच्चों सी पी माइनस सी वी यानी ये 32 को इधर ले जाओ तो r इज इक्वल टू 32 b आ गया, इधर r इज इक्वल टू 2a आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं 2a इज इक्वल टू 32 b तो मेरा ख्याल है a इज इक्वल टू 16 b आपका वैसे ही आंसर आ गया है। तो इसका आंसर क्या बन गया, a इज इक्वल टू 16 b। वेरी इजी MCQ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आई जा रहे हैं भाई ज़हन में, मैं क्या करूं। कहता है जी इफ फॉर गैस R over CV is equal to 0.67, R over CV is equal to 0.67, this gas is made up of अलग आना था भाई, molecule which are मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक। ठीक है जी, बताएं क्या आंसर होगा। कहते हैं अगर R ओवर सी वी इज इक्वल टू आपका कितना आ जाए बच्चों, R ओवर सी वी अगर आप लोगों का 0.67 आ गया है तो बच्चों पहले सबसे तो आप लोग ये जहन में रखें कि कहते हैं बताएं ये कौन सी गैस होगी। मैं आपको बता सकता हूं कि ये मोनोएटॉमिक गैस होगी। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्यों, क्या बता दूं। कई लोगों ने अभी घर में बैठे अपनी ड्रोनी शक्लें बना ली हैं, लो ये क्या बात होगी। If for gas R over CV is equal to 0.67 then this gas is made up of molecules which are monoatomic। हाँ जी, ओ भाई मेरी बात सुने, आप लोग चुप करके ना ये R over CV से क्या निकालने, गैमा निकालने। बस मेरी बात सुनो, मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया हुआ है, ये देखो R over CV से देखें कितना आया है, वो मैंने कितना बोला है 1.67। तो भाई मेरी बात सुनो R over CV, ठीक है, आप लोग क्या काम करें उसका गैमा निकालें बस R ओवर CV से। ठीक है, जब आप लोग गैमा निकाल लेंगे, अब देख लें किसमें से गैमा आएगा। अरे हाँ, R ओवर CV से देखो आप लोगों को पता है CP माइनस CV ओवर CV। ठीक है, अच्छा ये देखो मैं एक और इसका भी आप लोगों को ना एक और तरीका बता देता हूँ, इसको ना सोल्व करने का एक और छोटा सा तरीका भी है। R की जगह पर मैं लिख दूँ CP माइनस CV ओवर CV नीचे इज इक्वल टू 0.67। ठीक है, जब आप लोग इन दोनों को डिवाइड करवाओगे CP ओवर CV -1 इज इक्वल टू 0.67 बचेगा। और भाई ये -1 तो जाके +1 हो जाएगा, तो 1.67 आ गया, तो CP ओवर CV इज इक्वल टू 1.67 आ गया। और ये किसके लिए होता है, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। ठीक हो गया बच्चों, तो बस ये था आप लोगों का छोटा सा टॉपिक मोलर स्पेसिफिक हीट का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।